हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सीरीज। कल हमने हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया। आज चैप्टर 2 पर बढ़ने से पहले हम कुछ डेमो फॉर्म में क्वेश्चंस को देख लेंगे। ये क्वेश्चंस आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और आपको पता लगेगा कि इन्हें टैकल करना अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये क्वेश्चंस मैंने दृष्टि आईएएस की साइट से लिया है। आप चाहे तो डायरेक्टली दृष्टि आईएएस की साइट पर जाकर उनके एनसीईआरटीज के ये क्विज कंपाइलेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करो। In the context of wheat and barley crops, consider the following statements. Firstly, women and men began to grow crops such as wheat and barley. क्या सबसे पहले wheat और barley grow की गई थी women men द्वारा? हाँ, एकदम सही statement है। These crops were cultivated in Himalayan and Vindhya hills. कल हमने मैप पे पढ़ा था कि सुलेमान और कीर्था हिल्स जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है उसके अराउंड कल्टीवेट किया गया था ये क्रॉप, न कि हिमालयन या विंध्या हिल्स में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसका आंसर ओनली 1 होगा। क्वेश्चन 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Some of the earliest cities flourished on the banks of river Indus and its tributaries. क्या इंडस या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश की थी? हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टुक प्लेस अबाउट 5000 ईयर्स अगो। ये वाला स्टेटमेंट क्यों गलत होता है? क्योंकि 5000 नहीं, 2500 ईयर्स अगो ये जो सिटीज़ हैं गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलोंग डेवलप हुई थी। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 1 है, इसलिए ओनली 1 आंसर होगा। क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 क्या कहता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेम इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम through the northwest about 2500 years ago called it the Hindos or the Indus and the land to the east of the river was called India. हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। कल हमने ये पढ़ा था। The name Bharata was used for a group of people who lived in northwest and were also mentioned in Rigved. एकदम सही स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। Question 4. In the context of manuscripts, which of the following statement is not correct? इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहाँ करेक्ट पूछ रहे हैं, कहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स जो हैं वो ऐसे ही नेगेटिव में करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? बुक्स रिटन इन पास्ट वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। सही है, पास्ट में जो बुक्स लिखी गई उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। एकदम सही स्टेटमेंट है, यह हाथ से लिखी जाती थी इसलिए, और जो मनु वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड, इसलिए इसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ or on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grows in the Himalayas. ये कहाँ पे लिखी जाती थी? पाम लीफ पे लिखी जाती थी, या स्पेशली ट्री की जो बाक होती है जिसे बर्च कहा जाता है, उनको ग्रो कहाँ किया जाता है? हिमालयाज में, उस पे लिखी जाती थी। एकदम सही स्टेटमेंट है। Manuscripts written in Sanskrit language were only preserved in temples and monasteries. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को वैसे तो मोस्टली टेम्पल्स या मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व किया जाता था, लेकिन ये सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में नहीं थी। कल हमने चैप्टर 1 पढ़ते हुए ये देखा कि संस्कृत के साथ साथ वो प्राकृत लैंग्वेज जो कि ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज होती है और तमिल लैंग्वेज में भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है डी ऑप्शन ये गलत है, इस पे हम क्लिक करेंगे। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है ये। अशोका's inscription founded in Kandahar were written in which of the following scripts and languages?
तो किस लैंग्वेज में या स्क्रिप्ट में लिखी गई थी? ग्रीक एंड एरामाइक लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आपके डेमो क्वेश्चंस थे। आपको इससे थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक से किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेकेंड चैप्टर पे को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आया होगा कि इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो अब बहुत ध्यान से हम चैप्टर 2 पर बढ़ते हैं, जिसका टाइटल है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। The earliest people, why were they on the move? We know that people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today, we describe them as hunters and gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught leaves, caught fish and birds, gathered food, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. The immense variety of plants in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. None of these things was easy to do. There are several animals that run faster than us. Many of them are stronger. To hunt animals or catch fish and birds, people need to be alert, quick, and have lots of presence of mind. To collect plant produce, you need to find out which plants or parts of plant are edible, that is, can be eaten. As many can be poisonous. अब हंटिंग गैदरिंग करते हुए हम कुछ भी जो है कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे प्लांट के पार्ट्स हैं जो एडिबल हैं यानी कि खाने लायक है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्लांट जो है वो पॉइजनस है। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स राइपन। ये भी पता करना होगा कि किस टाइम पे उन प्लांट्स के फ्रूट्स जो हैं वो राइप करते हैं यानी पक जाते हैं। List the skills and knowledge that the children of these communities had. Do you have these skills and knowledge? सोच के देखिए कि अगर हंटर गैदरर्स हैं तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें किस तरीके के स्किल्स होंगी या नॉलेज होंगे। There are at least 4 reasons why hunter gatherers moved from place to place. किस वजह से हंटर गैदरर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, 4 रीज़न इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट, इफ दे हैड stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. कि अगर वो किसी एक जगह पर रह रहे होते तो वो सभी प्लांट्स एनिमल रिसोर्सेज को खाकर ख़त्म कर देते। Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. ये तो पहला रीज़न। सेकेंड क्या है? Animals move from place to place either in search of smaller prey or in case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movement. Second, now third reason, plants and trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kind of plants. Fourth, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers, while many rivers and lakes are perennial. Perennial मतलब जो throughout the year flow करते हैं, throughout the year जिनमें water होता है. Others are seasonal. People living on the banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember, they traveled on foot. अब उस टाइम पे तो ऐसा कोई व्हीकल होता था नहीं, ना बस ना ट्रेन ना कोई चीज़, तो अपने फुट पे ट्रैवल करके अपने फ्रेंड से रिलेटिव से मिलने जाते थे। तो ये भी एक रीज़न है उनको मूव करने का। ठीक है। How do we know about these people? Archaeologists have found some of the things hunters gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stones, wood, and bone, of which stone tools have survived best. Some uses of tools are given below. Make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could be performed using a natural pebble. Give reasons for your answer. पहले हम यहाँ पिक्चर में देखते हैं।
ठीक है, क्या दिया इसके बारे में, स्टोन टूल्स हैं ये। ए पिक्चर जो है ये वाला है आपका, ये वाला, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। तो सबसे पहले सबसे अर्ली टाइम में कोई स्टोन टूल्स अगर आया था तो ये ए वाली पिक्चर का है। उसके बाद ये बी वाली पिक्चर का आया। बी में क्या है, दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, कि ए के कम से कम हज़ारों साल बाद ये बी वाला जो स्टोन टूल्स हैं उनको बनाया गया। फिर उसके बाद सी, दीज वर मेड लेटर स्टिल, उसके बाद सी बनाया गया। डी कब बनाया गया, दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले ये डी वाला बनाया गया स्टोन टूल। और उसके बाद फिर ये ई, दीज आर नेचुरल पेबल्स, ये नेचुरल पेबल्स है, ठीक है। नाउ some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hides animal skins, chop fruit and roots। अब इस टाइम पे तो हम लोग, हमारे पास भाई नाइफ है, चॉपर है वगैरह है, इससे हम यूज़ करते हैं। बट उस टाइम पे वो इस तरीके के स्टोन टूल्स बना के क्या क्या करते थे, मीट कट करते थे और फिर उसके बाद फ्रूट्स रूट्स वगैरह चॉप करते थे। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, कि हैंडल के तौर पे वो बोन या वुड को अटैच कर देते थे, टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools। ठीक है, अब ये पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या है, स्टोन टूल्स may also have been used for लेफ्ट में digging the ground to collect edible roots, ग्राउंड डिग करने के लिए ताकि जो edible roots हैं, वो roots जो खाने लायक हैं उनको निकाला जा सके। राइट में जो पिक्चर है वो क्या है, स्टिचिंग क्लोथ्स, क्लोथ स्टिच करने के लिए भी जो एनिमल स्किन से बने होते थे उनके लिए भी ये स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, लुक एट मैप 2 बिलो। अभी ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप जब एंशिएंट पढ़ेंगे ना तो उसमें आपके पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स वगैरह आएंगे। तो ये जो है ये साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाता है कि कौन कौन से ये साइट्स जो हैं, आपको 4-5 नाम दे देगा और बोलेगा कि कौन से साइट्स नियोलिथिक साइट्स हैं या कौन से मेसोलिथिक या पैलियोलिथिक साइट्स हैं, और आपको वो चूज़ करना पड़ेगा उसमें से। तो बहुत ध्यान से इस मैप को देखिए, इसको पढ़िए, ठीक है। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidences for hunters and gatherers। जितने भी रेड ट्राइंगल बने हुए हैं ना, जैसे ये देखिए, ये करनूल केव्स हो गया, ये हंगजी हो गया, ये है ना, इधर करनूल केव्स हो गया, ये सारे क्या हैं, जहाँ हंटर गैदरर के एविडेंसेस फाउंड हुए। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। कुछ ही मैप पे शो हैं, उसके अलावा भी, जैसे ये भीमबेटका, वेरी इंपॉर्टेंट साइट मध्य प्रदेश में। तो ये जो रेड ट्राइंगल वाले हैं वो हंटर गैदरर्स के हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे थे जो इन्होंने अभी मार्क नहीं किए हैं। Many sites were located near sources of water and such as रिवर्स एंड लेक्स। बहुत सारे साइट्स आपको जो है वो किसी वाटर सोर्स के आसपास में, रिवर्स के आसपास, लेक्स के आसपास में मिलेंगे, ठीक है। मैप, इस मैप को रीड कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जो ब्लू कलर का ये स्क्वायर है ना, नियोलिथिक साइट्स होगा। तो जहाँ भी ये ब्लू कलर का, जैसे ये कोलदीवा है ना, महागरा, ये चिरांड, ये फिर दाऊजली, हैदिंग, ये सारे जो हैं ये नियोलिथिक साइट्स हैं। मेगालिथिक साइट्स कौन है, ये ग्रीन कलर का सर्कल जो होगा, है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आदि चनलुर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ब्रह्मगिरी, है ना, ये सारे हैं। तो ऐसे इस मैप को रीड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones was easily available. Places where stone, एक मिनट, हाँ, places where stone was found and where people made tools are known as factory sites। जहाँ पे stones बनाए जा रहे हैं, लोग जो tools बना रहे हैं, उसको क्या कहा जाता था, factory site। How do we know where these factories were? Usually we find blocks of stone tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer spells of time।
These sites are called habitation कम फैक्ट्री साइट्स. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लोग फैक्ट्री के ही आसपास में रह रहे हैं, तो वैसी जगह को, साइट्स को क्या बोला जाता था? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. ठीक. क्या क्वेश्चन है? इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म्स वुड यू चूज? आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे क्या बोला जाएगा? क्या वो हैबिटेशन साइट है, या फैक्ट्री साइट है, या हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है, एनी अदर है? आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से किस एरिया में या किस साइट पे आप रह रहे होंगे. नाउ ये पिक्चर है, ठीक है, ये कौन सी पिक्चर है हम यहाँ पे देखते हैं. भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. भीमबेटका एक साइट है मध्य प्रदेश में. Some sites known as habitation sites are places where people live. कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको हैबिटेशन साइट्स कहा जाता है. वो क्या होते हैं? जहाँ पे लोग रहा करते थे. These include caves and rock shelters. अब उस टाइम पे तो कोई ऐसा घर, फ्लैट्स वगैरह तो होते नहीं थे. बहुत अर्लीस्ट टाइम में कहाँ रहा जाता था? केव्स में, रॉक शेल्टर्स में, जैसा कि यहाँ पे इस पिक्चर में शो किया गया है. People choose these natural caves because they provided shelter from rain, heat, and wind. Natural caves and rock shelters found in the Vindhyas and Deccan Plateau. ये बहुत सारे विंध्यास, डेक्कन प्लेट्यूज में आपको मिलेंगे. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? आप सोच सकते हो क्यों? एक रिवर की साइट है, ये रिवर के अलॉन्ग वाली साइट, और रहने के लिए लोग प्रेफर वहाँ करते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है ना. साइट्स होते क्या हैं ये साइट्स? इतनी देर से हमने इतने सारे साइट्स के नाम तो देखे, पर ये साइट्स क्या होता है? दे आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड. ये वो जगह है जहाँ पे किसी भी चीज़ के रिमेन्स, टूल्स के रिमेन्स, पॉट्स के, बिल्डिंग्स के रिमेन्स पाए गए हैं. दे वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. दे मे बी फाउंड ऑन द surface of earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. यहाँ देखिए एक पिक्चर है. इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है? How stone tools were made. इनको अब बनाया कैसे जाता था? One of the two techniques is shown in the illustration. Try and identify it. है ना. तो एक पत्थर से वैसे दूसरे पत्थर को मार के उसे शार्प किया जाता था, और इस तरीके से टूल्स बनते थे. मेकिंग स्टोन टूल्स. Stone tools were probably made using two different techniques. दो different techniques का यूज़ करके इनको बनाया जाता था. पहला क्या है? इसको कहते हैं stone on stone. Here, the pebble from which the tool was made, also called core, was held in one hand. है ना. जिस पेबल से उस टूल को बनाया जा रहा है उसको एक हाथ में, यहाँ पे देखिए, एक हाथ में ले लिया जाता है. ठीक है. Another stone which was used as hammer was held in the other hand. दूसरा स्टोन जो है उसको हैमर की तरीके से दूसरे हाथ में ऐसे ले लिया जाता है. The second stone was used to strike off flakes from the first. इस वाले स्टोन को यूज़ किया जाता है कि वो इस पे स्ट्राइक कर करके जो ऐसे एक्स्ट्रा पीसेस है ना उसको रिमूव कर दिया जाए. ठीक. Till the required shape was obtained. ये तो पहला था, स्टोन ऑन स्टोन. सेकेंड क्या है? Pressure flaking. Here the core was placed on a firm surface. किसी एक firm surface पे core को रख दिया जाता है. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. ये आपका सेकेंड टेक्निक है जिस तरीके से स्टोन टूल को बनाते हैं. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. फायर एक बहुत ही अनोखी चीज़ है. हमने मतलब बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी होंगी किस तरीके से आपस में पत्थर को रगड़ के या किस भी तरीके से फायर को पहली बार जो है एक तरीके से जनरेट किया गया है ना. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या है. फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन मैप 2. इसी मैप पे यहाँ कर्नूल केव्स की बात हो रही है. तो आपको कर्नूल केव्स कहाँ दिख रहे हैं? ये देखिए, ये रेड ट्राइंगल में हम लोग ने देखा था ना, ये है कर्नूल केव्स, है ना, जो कि एक पैलियोलिथिक साइट है. ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर. यहाँ पे ऐश के ट्रेसेस, जो राख होती हैं उसके ट्रेसेस पाए गए. दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर. अब राख मिलने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं से इनको फायर की नॉलेज होगी. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू रोस्ट मीट एंड स्केयर अवे एनिमल्स.
लाइट मतलब अंधेरा हो गया है तो फायर जला के लाइट के तौर पे उसको यूज़ कर लिया, मीट को रोस्ट करने के लिए यूज़ कर लिया। अब क्योंकि जंगल एरिया में रहते थे तो एनिमल्स को स्केयर करने के लिए, दूर रखने के लिए, भगाने के लिए फायर को यूज़ कर लिया, है ना। अभी आप सोचिए कि फायर किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions. हमने हम पढ़ेंगे आगे भी और भी डिटेल में। जैसे आइस एज था पहले, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि क्लाइमेट जो है ना थोड़ा सा वार्मर होने लगा, वार्मर कंडीशंस आने लगी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। अब ये वार्म कंडीशंस की वजह से बहुत सारे एरियाज में ग्रासलैंड डेवलप होने लगे। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, goat, sheep, and cattle, that is, animals that survived on grass. ग्रासलैंड के डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, ऐसे एनिमल्स जो ग्रास पे सर्वाइव कर सकते थे, डियर हो गए, एंटेलोप हो गए, गोट हो गए, शीप हो गए, ये सारे एनिमल्स इंक्रीज होने लगे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. अब वो लोग जो इन एनिमल्स को हंट करते थे, हंट करने के लिए अब आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि किस टाइम पे जो है इनकी ब्रीडिंग होती है, क्या इन एनिमल्स के फूड हैबिट्स हैं, है ना। ऐसा तो नहीं आप उनको हंट करने जा रहे हो वो आपको कर दें, वही खा गए आप लोग को। फिर इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। फिशिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सिर्फ ऐसा तो है नहीं, अभी भी ऐसा चीज़ें हैं कि आप सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड पे या सिर्फ मीट बेस्ड फूड पे, जैसे चिकन, ये आपके मटन हो गए, ये सारी चीज़ पे नहीं रह सकते हो। फिश पे भी बहुत सारे लोग हैं जो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grains as food and learned where they grow and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. Names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period, अब जो सबसे earliest period था उसको पैलियोलिथिक बोलते हैं। ये अभी हमने मैप पे साइट्स का नाम देखा ना, पैलियोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट्स, तो जो earliest period था उसको पैलियोलिथिक कहते हैं। This comes from two Greek words, paleo जिसको मतलब है old, and lithos meaning stone, यानी old stone age का era. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. ये Paleolithic age जो है कब से कब तक का है, 2 million years ago से 12,000 years ago तक का। This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. अब ये जो पैलियोलिथिक एज है इसको और सब डिवाइड किया गया है, किस किस में, लोअर पैलियोलिथिक साइट में, मिडिल पैलियोलिथिक साइट में और अपर पैलियोलिथिक साइट्स में। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब ये इतना ज़्यादा सालों के लिए था कि कम से कम 99% जो ह्यूमन की हिस्ट्री है वो कवर करती है। द पीरियड when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic या Middle Stone. Mesolithic या Middle Stone क्या है, कब से कब तक का है, 12,000 years ago से 10,000 years ago तक का। Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. अब ये मेसोलिथिक में जो बहुत टाइनी स्टोन टूल्स पाए गए ना उनको माइक्रोलिथ्स बोला गया। Microliths were probably stuck onto handles of bones or wood to make tools such as saws and sickle. ये माइक्रोलिथ्स क्या थे, ये अटैच थे बोन्स की हैंडल पे, वुड की हैंडल पे। किस तरीके से इनको यूज़ किया गया, सॉज और सिकल्स के तौर पे। At the same time, older varieties of tools continued to be used. Look at the illustration on page 13.
डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द टूल्स बिलोंगिंग टू दीज पीरियड्स? अभी ये देखिए, यहाँ ये स्टोन्स थे ना यहाँ पे, क्या आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं? ए और बी में कोई डिफरेंस है? बी और सी में डिफरेंसेस हैं, है ना? ऐसे ही हर एक में ए बी सी डी ई सभी में आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ए के जो स्टोन्स टूल्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, उससे थोड़े से और छोटे और शार्प बी के होकर सी के और ज़्यादा, डी के और भी शार्प हो गए, है ना? ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेज अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नोन एज नियोलिथिक। उसके बाद जब 10,000 ईयर्स अगो वाले जो स्टेज था वो नियोलिथिक आया। तो सबसे अर्लीस्ट हमने क्या देखा? पैलियोलिथिक था। उसके बाद मेसोलिथिक आया जिसमें बहुत ही टाइनी स्टोन टूल्स जो हैं वो पाए गए, जिसको माइक्रोलिथ बोला गया। उसके बाद नियोलिथिक आया। ठीक है, वॉट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? अब नियोलिथिक से क्या मतलब है? We have also mentioned the names of some places. We will find the names of many more places in later chapters. Very often, we use present day names of places where people lived in the past because we do not know what they are called. Now, rock painting and what they tell us. Many of the caves in which these early people lived have paintings on walls. बहुत सारे caves में paintings पाई गई walls पे. Some of the best example are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. इन पेंटिंग्स में क्या था? इन पेंटिंग्स में यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर में ये दिया हुआ, ये क्या पाया गया? वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये देखिए एनिमल, ये डियर जैसा कुछ लग रहा है ना, ये पीछे कुछ ह्यूमन लग रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। वो छोड़िए, तो रॉक शेल्टर की एक ही पेंटिंग है और मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स मध्य प्रदेश में या सदर्न उत्तर प्रदेश के एरियाज में पाई जाती थी। ठीक, who did what? We have seen that the earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tools and painted on cave walls. हमने देखा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटिंग करते थे, प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे और केव वॉल्स पे पेंट भी करते थे. Is there any way of finding out whether women hunted and man made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts? हमको ये तो पता है कि हाँ लोग ऐसा कर रहे होते थे, लेकिन क्या कोई ये ऐसा कोई चीज़ बताई गई है कि मेन जो हैं वही हंटिंग करने जाते थे और वुमेन जो हैं या वो हंटिंग करने जाती थी? कौन इनमें से फ्रूट्स गैदर करता था, नट्स गैदर करता था, कौन पेंटिंग करता था? एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो. हमें एक्चुअली नहीं पता कि कौन क्या करता था. However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together. हो सकता है कि men women दोनों ने साथ में ये सारी चीज़ें की हों मिलके. It is also possible that some tasks were done only by women and others only by men. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टास्क सिर्फ women करती थी और कुछ सिर्फ men करते थे. And again, there could have been different practices in different parts of the subcontinent. और हो सकता है कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट में दूसरी तरीके की प्रैक्टिसेस भी जो हैं वो फॉलो की जाती थी. नाउ, ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया. Ostriches were found in India during the Paleolithic age. Paleolithic period में जो है ऑस्ट्रिच पाए गए. Large quantities of ostrich egg shells were found at Patne in Maharashtra. Designs were engraved on some pieces. कुछ pieces पे तो designs भी पाए गए. While beads were also made out of them. ठीक है. Now a closer look. हंसगी, ये क्या है? मैप 2 में फिर से आ जाते हैं हम, है ना? यहाँ पे ये देखिए, ये रेड ट्रायंगल वाला इधर, ये है हंस की. ठीक है. A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. These were probably habitation cum factory sites. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. Some of the sites were close to springs. Most tools were made from limestone.
which was locally available elsewhere. जैसे मैंने बॉक्सेस में बताया था ना कि डेफिनेशंस, कीवर्ड्स, elsewhere, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेंगी, तो ये सब बॉक्सेस वाले भी बहुत ज़रूरी हैं, इनको भी पढ़िएगा. Find France in your atlas. The painting below is from a cave in France. अब यहाँ नीचे देखिए इस पिक्चर में पेंटिंग दी गई है ना. ये फ्रांस की एक पेंटिंग है, एक फ्रांस के एक केव में पाई गई थी. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. अब 4 बच्चे, जैसे हम लोग होते हैं ना कभी, मतलब ठीक है स्कूल के बाद खेलते हुए चले जाते हैं, तो केव के पास 4 स्कूल चिल्ड्रन को ये पेंटिंग जो है मिली. पेंटिंग्स लाइक this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses, aurochs, an older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, and bear painted in bright colors. These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey. ठीक है, तो ये बताया गया कि पेंटिंग में क्या क्या है, और भी बहुत सारे उनको रेनडियर, बाइसन, इन सारी चीज़ों की पेंटिंग मिली. तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. ठीक है, आप ये जो क्वेश्चंस हैं उसको चाहे तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके आंसर्स चाहे तो लिख लीजिएगा. ठीक, कल से हम थर्ड चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे, और आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको, जिस तरीके से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल तौर पे दिखाए थे, क्या आपको और मतलब फॉलो करना है, मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ, आपको दिखाऊँ, या मतलब हम सिर्फ चैप्टर पढ़ें. ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा. थैंक यू सो मच.